Hello everyone. So today we are here with the second part of expressing concentration. You can say expressing concentration part 2 हम लेके आए हैं आज. पार्ट 1 आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जहां हमने आपका स्ट्रेंथ, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और मोलारिटी डिस्कस किया था. तो आज हम 4 पार्ट वहां रह गए थे वो डिस्कस करने वाले हैं. कौन कौन से पार्ट रह गए थे? सबसे पहले मैं उनके नाम लिख रहा हूं. यहाँ पे सबसे पहले आएगा मोल फ्रैक्शन. उसके बाद इसी का दूसरा भाई है मास फ्रैक्शन. थर्ड वन है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन. और लास्ट जो रहता है वो है आपका नॉर्मेलिटी, जो कि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब फॉर्मूलाज बनते हैं. उनको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. उनके बिना ये फॉर्मूला अधूरा है. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मास फ्रैक्शन का मतलब क्या है. एक को समझ लीजिए, दूसरा आपका अपने आप याद हो जाएगा. कैसे? मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय एक्स, मास फ्रैक्शन ऑल्सो डिनोटेड बाय एक्स. ध्यान देना ही आएगा. जस्ट फर्क कहां रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको. यहां हमने क्या यूज किया है, मोल. और मोल्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से. ये क्या लिखा है मैंने यहाँ, मास. रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, डब्ल्यू से करते हैं या एम से करते हैं. वो आपकी मर्जी, आप एम लिखें या डब्ल्यू लिखें. डब्ल्यू का मतलब यहाँ वेट से है और आपका मतलब क्या होता है, मास से होता है. अब सभी को पता है कि जब भी हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, अब ये चीजें हम निकाल किसकी रहे, कंसिडरेशन किसकी निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन की. तो जब भी हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसी सॉल्यूशन का या मास फ्रैक्शन निकालेंगे किसी सॉल्यूशन का, तो उसके अंदर दो चीजें होंगी. एक होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सोलवेंट. हमने पढ़ रखा है कि बाइनरी कंपोनेंट होते हैं. बाइनरी सॉल्यूशन होता है तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दोनों चीजें मिलेंगी. एक सोल्यूट मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, सोलवेंट. तो सोल्यूट के लिए फॉर्मूला अलग से बनेगा, सोलवेंट के लिए फॉर्मूला अलग से बनेगा. मान लीजिए सोल्यूट को मैंने क्या मान लिया, अपना बी कंपोनेंट. क्या मान लिया, बी कंपोनेंट. सोलवेंट को मैंने क्या मान लिया, अपना ए कंपोनेंट. सोलवेंट मैंने क्या माना, ए कंपोनेंट. सोल्यूट मैंने क्या माना, बी कंपोनेंट. तो मैं इसका मोल फ्रैक्शन अलग से निकालूंगा और इसका मोल फ्रैक्शन अलग से निकालूंगा. कैसे निकालेंगे? अगर आपको निकालना है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, या ये कह दूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, इट विल बी एक्स. क्या होगा, मोल फ्रैक्शन निकाल किसका रहे हैं, सोल्यूट का. ऐसे ही यहां ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन निकाल किसका रहे हैं, सोलवेंट का. ठीक है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, कि कितने नंबर निकाल किसका रहे हैं, सोल्यूट का. तो सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या हो जाएगा, क्या एन बी हो जाएगा, एन बी हो जाएगा. क्योंकि मान के चलिए आपके पास अगर सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर मैं मान के चलूं कि मेरे पास एन ए प्लस एन बी, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है एक्स बी का. तो मैंने ये नंबर ऑफ मोल्स किसके ले लिए, सोल्यूट के ले लिए, डिवाइड बाय टोटल. टोटल कितना है, एन ए प्लस एन बी. क्योंकि नीचे क्या आएगा सोल्यूशन, ऊपर क्या आएगा जिसका हम निकाल रहे हैं. ऐसे ही एक्स बी, बिल्कुल कुछ नहीं करना. जो यहां होगा, ए यहां है तो ऊपर भी ए आएगा, बी नीचे है तो ऊपर भी बी आएगा. जैसे यहां बी था तो ऊपर क्या आया, बी. यहां ए है तो ऊपर क्या आ जाएगा, एन ए. डिवाइड बाय टोटल कितना है, एन ए प्लस एन बी. दिस इज द मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर सोलवेंट एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर सोल्यूट. अगर अब कोई इस फॉर्मूले के बेस पे आपको डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या बनेगा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ऐसे का सोलवेंट के बारे में पूछे तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्रेजेंट देयर इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. बात समझ में आ गई होगी. तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, मोल फ्रैक्शन का. तो ये भी मैंने बताया आपको, मोल फ्रैक्शन. इसी फॉर्मूले के अंदर ध्यान देना, इसी फॉर्मूले के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, वो बन जाएगा मास फ्रैक्शन का. क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, मैंने बताया था एन की जगह क्या लेना है, जस्ट डब्ल्यू लेना है. क्योंकि यहां मोल था तो एन लिया था, यहां मास तो क्या लेना पड़ेगा, एन. अगर मैं इसका मास फ्रैक्शन फॉर्मूला बनाऊं तो ये सेम रहेगा,
एक्स बी एक्स ए सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। यहाँ क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास फ्रैक्शन। किसका मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मास फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ये फॉर्मूला चलेगा इसके लिए, ध्यान देना, ये फॉर्मूला चलेगा इसके लिए, बट जो ये फॉर्मूला है ये किसके लिए चलेगा, ये चलेगा आपका मोल फ्रैक्शन के लिए। बात समझ में आ गई होगी। तो मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन में दोनों में सिमिलरिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। बट कई बार कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको मोल परसेंटेज पूछ ली जाती है, ध्यान देना, क्या पूछ ली जाती है, मोल परसेंटेज। उसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है क्वेश्चन एक, कि मोल परसेंटेज अगर निकालनी हो, मोल परसेंटेज निकालनी है और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है मोल फ्रैक्शन, चाहे वो किसी का भी हो, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का हो या सोलवेंट का। तो मोल परसेंटेज निकालना बड़ा ही इजी है। कैसे, मोल फ्रैक्शन कर लीजिए, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज आ जाएगी किसकी, मोल की। तो ये मोल परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन इंटू 100, ठीक है। तो अभी मैं दो टर्म डिस्कस कर दी, एक में डिस्कस कर दी मोल फ्रैक्शन, दूसरी में डिस्कस क्या कर दी, मास फ्रैक्शन, और एक ये फॉर्मूला मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स आती हैं उनमें आपको हेल्प करेगा। बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेते कई बार कि मोल परसेंटेज बताइए क्या निकलेगी इसकी, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास आता है पीपीएम। पीपीएम का मतलब 1 पीपीएम, 1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड 1 पीपीएम। कैसे निकालेंगे, पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मास में लेकर चलेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो मास ऑफ सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है। बट अगर आपको थोड़ी देर पहले मैंने जब आप पिछले लेक्चर जब मैंने आपको परसेंटेज बताया था, तो हम क्या करते थे, हम करते थे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या करते थे हम 100, क्योंकि उसने क्या पूछा था, मास बाय मास परसेंटेज पूछा था, ठीक है। परसेंटेज पूछा था तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे थे 100, बट यहाँ उसने पूछा क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में पूछ रहा है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मिलियन में पूछा है। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, क्योंकि उसने 1 मिलियन में हमसे पूछा है, तो इसीलिए पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर उसने ऊपर सोल्यूट रखा है, नीचे मास किसका रखा है, सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन कर दिया, ये 10 की पावर 6 कर दिया है, ठीक है। एक इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला और है जिसमें पीपीएम इज इक्वल टू, अगर आपको गिवन मास या गिवन परसेंटेज दी जाए, मास परसेंटेज दी जाए या गिवन परसेंटेज दी जाए, कोई भी परसेंटेज, मास परसेंटेज जरूरी नहीं है, बट वैसे अगर मास बाय मास दे रखा है तो मास बाय मास परसेंटेज आए तो दैट इज बेटर। तो क्या कहता है कि पीपीएम इज इक्वल टू क्या है, गिवन परसेंटेज कौन सी, मास बाय मास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अगर आपके पास मास बाय मास परसेंटेज डायरेक्टली गिवन है तो आप 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं ये जो अल्टरनेटिव है, मैं ये अल्टरनेटिव क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल दिमाग उसने आपको कह दिया कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका 50% मास बाय मास कंसेंट्रेशन है, ठीक है, इसका पार्ट्स पर मिलियन बताइए। अब उसने कहा कि 50% मास बाय मास परसेंट उसका कंसेंट्रेशन है, उसने पूछा क्या कि 1 पीपीएम में बताइए। कुछ नहीं करना, इस 50% को उठाइए, यहां रख दीजिए, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन मींस मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मींस 1 मिलियन में निकाल लिया। एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला मैंने क्या बताया, गिवन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट आपकी क्या रहती है, नॉर्मेलिटी। क्या रहती है, नॉर्मेलिटी। बट नॉर्मेलिटी से पहले मैं आपको कुछ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स है वो बताना चाह रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। क्या आया है, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले, या उससे पहले एक बात सुन लीजिए कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा मास परसेंटेज पढ़ा, आपने अभी पढ़ा पीपीएम पढ़ा, आपने पढ़ा मोल फ्रैक्शन पढ़ा, आपने पढ़ा मोलैरिटी पढ़ा, आपने पढ़ा मोलैलिटी
ठीक है, आपने पढ़ा मास फ्रैक्शन, पढ़ा। वैसे मास फ्रैक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में चेक करना, आप ये चीज दे रखी है, बट आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अब अगर क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनेगा इनके ऊपर, इस बेस पे। तो क्वेश्चन क्या बना है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन जो बना है, आउट ऑफ विच, वो आपको सारे दे दे, आउट ऑफ दीज विच वन इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब इनमें से कौन सा फंक्शन होता है टेम्परेचर का, या मैं ये कह दूं कि विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इनमें से कोई एक है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन, नोट करना, उसमें डायरेक्टली भी देके पूछा गया है, ठीक है। उसने ये देख के पूछा कि मोलरिटी, मोलैलिटी विच वन इज नोट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इनमें से कौन सा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है, या कौन सा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, या कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, सोच के देखिए। इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है, कौन सी वैल्यू ऐसी है, कौन सी कंसेंट्रेशन ऐसी है जो डिपेंड नहीं करती है और जो डिपेंड करती है। सोच के बोलना। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? भाई उसने कहा कि इन सब कंसेंट्रेशन के अंदर से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ध्यान से सुनना, केवल एक मोलरिटी ही ऐसा है जो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। ध्यान से, मैंने क्या कहा, मोलरिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? वैसे एक चीज देखिए, यहां क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, या ये कह दूं कि टेम्परेचर को अफेक्ट कौन कौन से, या टेम्परेचर किस किस फैक्टर को अफेक्ट करता है। ध्यान से सुनना, मोलरिटी इसका आंसर मैंने क्यों लिखा, बिकॉज वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मास डज नॉट। ध्यान देना मैंने क्यों लिखा ये। मोलैरिटी का जब फॉर्मूला हमने बनाया था तो बनाया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या आया नीचे, वॉल्यूम किसका आया, सॉल्यूशन किस में आया, लीटर में। आप कोई भी फॉर्मूला उठा लीजिए, किसी भी फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या वॉल्यूम किसी में नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा नीचे, मास। इसमें भी नीचे क्या आएगा, मास। इसमें क्या आएंगे नीचे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। इसमें मोल फ्रैक्शन में क्या आएंगे नीचे, N1 Na प्लस NB आएगा। इसका मतलब वॉल्यूम नहीं आया। मोलैरिटी में क्या आता है नीचे, वॉल्यूम इन लीटर आता है। मोलैलिटी में क्या आता है, वॉल्यूम नहीं आता, क्या आता है, किलोग्राम में आता है। मास इन किलोग्राम आता है। किसका मास आता है, किसका, सोलवेंट का आता है। तो इन फैक्टर में से, इन जितने भी कंसेंट्रेशंस आपके पास हैं, इनमें से केवल मोलरिटी एक ऐसा है जो क्या देता है आपको, वॉल्यूम। इसके अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, और वॉल्यूम जब होता है तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना। आउट ऑफ दीज concentrations, which one is temperature dependent and which one is not? Only the molarity is temperature dependent, remaining no one is temperature dependent. Reason is one, molarity is having volume and volume is dependent on temperature. इन सब में क्या आता है, बाकी सब में क्या आता है, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स है, इसमें भी नीचे क्या आता है, मोलालिटी में मास आता है। इसमें केवल क्या आता है, इसमें आता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बात समझ आ गई, ठीक है। एक वर्ड बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि चीजें कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। कि उसने कहा कि इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस, और कंसंट्रेशन क्या हो, मोलर कंसंट्रेशन। मतलब सॉल्यूशन दिया कोई आपको, सॉल्यूशन की को जो दिया उसका टेम्परेचर कितना फिक्स कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस, और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, या मोलर कंसंट्रेशन उसकी है। उस टाइम उस सॉल्यूशन को एक नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, डीमल। मीन्स व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस,
concentration is 1 molar, solution will be named as DMAL, DEMAL। तो उस टाइम उसको क्या बोला जाएगा, DMAL बोला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक एक्स्ट्रा बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ द मोस्ट अवेटेड टर्म दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के को अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि नॉर्मेलिटी क्या है। नॉर्मेलिटी डिस्कस करने से पहले सबसे इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस पूरा यूज होगा तो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, ध्यान देना। यहां डिनोटेड बाय कैपिटल N। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब क्या हो गया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हैं, उनको आप डिवाइड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी नॉर्मेलिटी क्या है। बट ये क्या होता है, क्या इसके बारे में पता है? किसके बारे में? कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, नहीं पता। तो सबसे पहले हम इसको ही निकालना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है? इट इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो है वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। मतलब मास ऑफ सोल्यूट निकाल लो ग्राम में, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। उसके इक्विवेलेंट मास से क्या कर दीजिए, डिवाइड। मतलब सोल्यूट का मोलर मास लेके उसको उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दीजिए। अब फिर दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई? हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि ये कैसे निकलेगा। भाई मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम तो निकाल लेंगे, ठीक है, हमें मिला भी होगा, गिवन मास होगा हमें, बट इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, इसको निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला है। बट उससे पहले हमें पता ये करना होगा कि जो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट हम निकाले तो वो हमारा सोल्यूट है क्या एक्चुअल में। सोल्यूट हमारा एसिड है, सोल्यूट हमारा बेस है, या कोई एलिमेंट है, या कोई सोल्ट है, क्या है। सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला चलेगा। मान लो मैंने मैंने वो एग्जांपल लिया किसका, सोल्ट का, कि मैंने जो इक्विवेलेंट मास निकालना है वो किसका निकालना, सोल्ट मैंने कौन सा ले लिया, NaCl ले लिया। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मुझे निकालना क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो मैंने लिखा यहां इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl। कैसे निकलेगा, क्योंकि मेरा साल्ट है तो साल्ट के लिए फॉर्मूला अलग अलग चलेगा। क्या चलेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड, सोल्यूट क्या है NaCl, तो मोलर मास किसका आ जाएगा, यहां मैं यहां सोल्यूट ही लिख लेता हूं या सोल्ट कर लेता हूं। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट तो मोलर मास ऑफ सोल्ट डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ कैटायन। ध्यान सुनना मैंने क्या लिखा, वैलेंसी ऑफ कैटायन। इस सोल्ट में जो भी कैटायन होगा उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मैंने क्या लिया है NaCl, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 23 प्लस 35.5 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटायन की वैलेंसी कितनी है, 1। वैलेंसी मतलब चार्ज नहीं, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, तो डिवाइड बाय 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 58.5 बाय 1। टोटल कितना बन जाएगी, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, 58.5। बात समझ आ रही होगी। ये तो हो गया सोल्ट के बारे में। बट अगर मेरे पास सोल्ट गिवन नहीं है, मेरे पास गिवन क्या है, एसिड। मैंने निकाला इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, वो कैसे निकलेगा, उसके लिए ऊपर क्या होगा, मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय क्या लिया है, एसिड, तो यहां आ जाएगी नीचे बेसिसिटी। ऐसे ही इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या, बेस, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय यहां क्या आया, बेस, तो यहां नीचे क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी एसिडिटी।
ठीक है, अब क्या रह गया मेरे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, रह क्या गया एलिमेंट के लिए। तो एलिमेंट के लिए मैं यहां लिख देता हूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी एलिमेंट कैसे निकलेगा, उसकी इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा। मान के चलो कि मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट मैंने ले लिया कैल्शियम, ठीक है, मैंने एलिमेंट क्या ले लिया, कैल्शियम। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इसके लिए कैल्शियम मैंने लिया, इसके लिए क्या बनेगा, ऊपर लिखे जाएगा, हर बार ऊपर क्या लिखा जा रहा था, मोलर मास, मोलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल थे तो मोलर मास। अब ये एलिमेंट तो क्या आएगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम या एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स, इसी की क्या वैलेंसी, उसी की वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 डिवाइड बाय कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, कितना आ गया 20। तो 20 क्या है कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे ये निकला है। अब ध्यान सुनना सारी चीजें। अब मेरी बात सुनिए, निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी। ऊपर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये पता हो इससे डिवाइड कर देंगे, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। बट हमें ये नहीं पता, पहले ये निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा, सोल्यूट का मास ले लिया ऊपर और नीचे उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दिया। अब हमें उसका इक्विवेलेंट मास नहीं पता। अब इक्विवेलेंट मास के लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि सोल्यूट हमारा कैसा है। सोल्यूट हमारा एसिड है, बेस है, सोल्ट है, एलिमेंट है, क्या है, ठीक है। तो वो हमें पता करना पड़ेगा। तो उसको पता करने के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूले बनाए हैं। सोल्ट का अलग बनाया है, एसिड का अलग बनाया है, बेस का अलग बनाया है और एलिमेंट का अलग बनाया। कोई सा भी हो हम इन फॉर्मूलों से पता कर लेंगे कि किसकी नॉर्मेलिटी उसने पूछी है। बात समझ आ गई। जैसे अब इन सब को यूज करके मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना लूं। एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि भाई मेरे पास उसने दिया 5 ग्राम ऑफ सोडियम ले लो या 5 ग्राम ऑफ NaCl ले लो तुम। 5 ग्राम ऑफ NaCl दिया और वो डिजोल्व है किसमें, 1 लीटर के अंदर, ठीक है। उसकी क्या बतानी है, नॉर्मेलिटी बतानी है, ठीक। कैसे निकालोगे, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए उसने दिया क्या है आपको, मास दिया है, मतलब एक गिवन मास है किसका, NaCl का। आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसके क्या बनाने पड़ेंगे आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनाने पड़ेंगे, नीचे तो 1 लीटर सेम रहेगा। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट बनाने के लिए कहां जाना पड़ेगा, इस फॉर्मूले बताना पड़ेगा। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 5 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है, NaCl का। क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए NaCl क्या है आपका, सोल्ट। सोल्ट के लिए फॉर्मूला ये रहा। अब सोल्ट के लिए इसका मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होता है, कितना होता है 58.5 डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ कैटायन कितनी होती है 1। तो कितना आ जाएगा, क्या 58.5 आ जाएगा। तो यहां नीचे क्या रखा जाएगा 58.5। इसको डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। डिवाइड किससे कर दो, 1 लीटर से कर दो, क्या आ जाएगी आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, इन सबका यूज करना पड़ेगा आपको जितने फॉर्मूले मैंने दिए हैं। उसने कहा कि आपको क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। दिया क्या गया है, दिया गया आपको 10 ग्राम कैल्शियम दिया गया है। कैल्शियम की बजाय भी आप क्या ले लीजिए, HCl ले लीजिए, ठीक है। HCl ले लीजिए और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा, अब 10 ग्राम HCl दिया गया है आपको। हमें तो क्या बनाने पड़ेंगे इसके पहले, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसने ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिया, उसने तो क्या दिया है 10 ग्राम HCl दिया है बस, ठीक है। तो 10 ग्राम के क्या बनाने पड़ेंगे आपको, पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। उसके लिए हमें इस फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि ऊपर रखो मास, रख दिया क्योंकि मास हमें दिया गया है 10 ग्राम, डिवाइड बाय कर दो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट मास किसका, सोल्यूट का। सोल्यूट क्या है HCl, HCl क्या होता है एसिड। तो इसका क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है ये रहा। कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए किसका निकाल रहे हैं हम, HCl का। ऊपर क्या रखेंगे, मोलर मास। मोलर मास कैसे आ जाएगा, क्या इसका आ जाएगा 38.5, क्योंकि H का मास कितना होता है 1, 35.5 सॉरी 37.5, हाँ ठीक है। तो 37.5 इसका हो जाएगा 1, इसका तो 38.5 हो जाएगा, डिवाइड बाय
नीचे क्या रखी जाएगी, बेसिसिटी। में बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है कि कितने H पॉजिटिव ये लूज कर सकता है, या ये मान लीजिए कितने OH नेगेटिव को ये बैलेंस कर सकता है। अब एक HCl कितने OH नेगेटिव को बैलेंस कर सकता है, 1। क्यों, क्योंकि एक H पॉजिटिव डोनेट कर देगा, बात खत्म। तो क्या हो जाएगी उसकी बेसिसिटी 1, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना बन गया 38.5। तो नीचे क्या रख दो यहां 38.5 डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय किससे कर दो, वॉल्यूम से कर दो, क्या आ जाएगा आपका नॉर्मलिटी आ जाएगी। बात समझ आई होगी। सो दैट इज अबाउट द नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे, ध्यान में रखना क्या है, इस फॉर्मूले का यूज करके नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें कितने फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका यूज करना पड़ेगा, और फिर इन चारों में से 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, इन चारों में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा सोल्यूट क्या दिया है, सोल्ट दिया है, बेस दिया है, क्या दिया है। ठीक है।